एक आदमी जिसके पास ना पासपोर्ट था, ना वीजा और ना ही कोई आईडी। वो खुद को कैलिफोर्निया यूएसए का रहने वाला बताता है, क्लेम करता है कि वो यूएस नेवी में 6 साल तक सर्विस कर चुका है। लेकिन जब ऑफिशियल्स ने उससे पूछा कि वो इंडिया कैसे आया, तो उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अलग अलग स्टोरी सुना दी। और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो सच में अमेरिकन सिटीजन था तो नेपाल जाने के लिए ऑफिशियल बॉर्डर चेक पोस्ट छोड़कर इलीगल रूट क्यों चुन रहा था? यही वजह है कि यह केस सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया। लेकिन क्या यह कोई स्पाई मिशन है या फिर सिर्फ एक इमिग्रेशन केस? चलिए पूरे केस को शुरू से आखिर तक आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरी नजर से। देखिए, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सोनौली बॉर्डर का है। यही वो बॉर्डर है जहां से इंडिया और नेपाल के बीच हजारों लोग रोज आते जाते हैं। लेकिन जिस जगह इस शख्स को पकड़ा गया वो ऑफिशियल इमिग्रेशन चेक पोस्ट नहीं थी, बल्कि एक ऐसा फुटपाथ रूट था जिसे लोकल लोग 2 नंबर गली के नाम से जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एरिया काफी समय से इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग हॉटस्पॉट माना जाता है। यानी अगर कोई बिना चेकिंग के बॉर्डर क्रॉस करना चाहता है तो अक्सर ऐसे रूट्स का इस्तेमाल करता है। 22वीं बटालियन की एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल की टीम उसी एरिया में रेगुलर पेट्रोलिंग कर रही थी। तभी उनकी नजर एक विदेशी शख्स पर पड़ी। जवानों ने उसे रोककर उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने की कोशिश की, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही उससे सवाल पूछे गए वो अचानक वहां से भागने लगा। अब किसी बॉर्डर एरिया में अगर कोई फॉरेनर वेरिफिकेशन से बचने के लिए भागे तो जाहिर सी बात है कि सिक्योरिटी एजेंसीज का सस्पिक्शन बढ़ जाएगा। इसके बाद एसएसबी के जवानों ने उसका पीछा किया। आसपास मौजूद लोकल विलेजर्स ने भी मदद की और कुछ ही देर में उसे पकड़ लिया गया। इसी दौरान एक गांव वाले ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में वो बिना कुछ बोले सिर्फ कैमरा की तरफ देखता नजर आ रहा था। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कुछ ही घंटों में यही क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। देखते ही देखते लोग तरह तरह के क्लेम्स करने लगे। किसी ने कहा भाई ये तो सीआईए का एजेंट है, किसी ने कहा स्पाई है, तो किसी ने कहा कि कोई सीक्रेट मिशन पर आया था ये। लेकिन उस वक्त तक किसी के पास कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं थी। जब उसको पकड़ा गया तब उसने अपना नाम जॉर्डन ब्राउन बताया, उम्र करीब 36 साल, और दावा किया कि वो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स का रहने वाला है। लेकिन जब उसकी सर्च की गई तो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई। उसके पास से सिर्फ लगभग 31,460 रुपए कैश और 2 मोबाइल फोन्स मिले। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज होनी चाहिए थी वो उसके पास थी ही नहीं, यानी कि उसका पासपोर्ट, ना वीजा, ना कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट, और ना ही ऐसा कोई पेपर जिससे यह साबित हो सके कि वो लीगल तरीके से इंडिया में एंटर हुआ था। अब किसी भी फॉरेन सिटीजन के लिए पासपोर्ट और वीजा सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इनके बिना किसी दूसरे देश में रहना या ट्रैवल करना आसान नहीं होता। ऐसे में ऑफिशियल्स का शक और बढ़ना बिल्कुल स्वाभाविक था। यहीं से शुरू हुई उसकी इंटेरोगेशन। शुरुआत में लगा कि शायद पासपोर्ट कहीं खो गया होगा और मामला सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का होगा। लेकिन जैसे जैसे उससे सवाल पूछे गए उसकी पूरी स्टोरी बदलती चली गई और यहीं से यह केस एक सिंपल इमिग्रेशन वायलेशन से निकलकर एक बड़ी मिस्ट्री बन गया। सबसे पहले जॉर्डन ब्राउन ने अपनी पहली स्टोरी सुनाई। उसने कहा कि वो पहले थाईलैंड गया था, वहीं उसका पासपोर्ट खो गया। इसके बाद वो सी रूट से श्रीलंका पहुंचा, फिर 2 नवंबर 2025 को सी रूट के जरिए इंडिया आ गया। इंडिया आने के बाद वो कई महीनों तक गोवा में रहा, फिर वहां से बेंगलुरु गया और आखिर में नेपाल जाने के इरादे से सोनौली बॉर्डर पहुंच गया। पहली नजर में उसकी स्टोरी थोड़ी अजीब जरूर लगती थी, लेकिन अगर सिर्फ यही वर्जन होता तो शायद इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पासपोर्ट और एंट्री रिकॉर्ड्स तक ही सीमित रहती। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। लेकिन कुछ ही देर बाद जॉर्डन ब्राउन ने जो दूसरी स्टोरी सुनाई उसने पूरे केस की डायरेक्शन ही बदल दी। इस बार उसने कहा कि वो थाईलैंड या श्रीलंका के रास्ते नहीं बल्कि बाली से इंडिया आया था। और सबसे बड़ी बात, उसने ये भी कहा कि वो मई 2026 में यहां पर पहुंच गया था। अब जरा ना दोनों स्टोरीज को कंपेयर कीजिए। पहली स्टोरी में उसने कहा था कि वो तो थाईलैंड गया था, वहां उसका पासपोर्ट खो गया, फिर श्रीलंका के रास्ते 2 नवंबर 2025 को इंडिया गया। लेकिन दूसरी स्टोरी में ना तो थाईलैंड था, ना श्रीलंका था, ना नवंबर 2025। अब एंट्री पॉइंट भी बदल गया, कंट्री भी बदल गई और पूरी टाइमलाइन भी बदल गई। यानी कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री बदल चुकी थी। अब अगर कोई इंसान इन्वेस्टिगेशन के दौरान बार बार अपनी स्टोरी बदलता है तो ऑफिशियल्स का सस्पिशन बढ़ना बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले यही देखा जाता है कि सामने वाला हर बात एक जैसी क्यों नहीं कर रहा और हर बार एक जैसी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे रहा। लेकिन जॉर्डन ब्राउन यही नहीं रुका। कुछ देर बाद उसने अपनी तीसरी स्टोरी भी सुनाई। इस बार उसने कहा कि वो सीधे अमेरिका से गोवा आया था, वहां करीब 6 हफ्ते रहा, फिर बेंगलुरु गया, उसके बाद बस से लखनऊ पहुंचा, लखनऊ से गोरखपुर और आखिर में टैक्सी लेकर सोनौली बॉर्डर पहुंच गया। अब सोचिए,
एक ही आदमी इंडिया आने के 3 अलग अलग रूट्स बता रहा है। पहली स्टोरी थाईलैंड से श्रीलंका, फिर श्रीलंका से इंडिया, दूसरी स्टोरी बाली से इंडिया और तीसरी स्टोरी डायरेक्ट अमेरिका से गोवा। तीनों वर्जन्स में कंट्रीज अलग, रूट्स अलग, टाइमलाइन अलग और ट्रैवल पैटर्न भी पूरी तरह अलग। यही वजह थी कि ऑफिशियल्स उसकी किसी भी बात पर तुरंत भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि वो नेपाल क्यों जा रहा था, आखिर उसकी असली स्टोरी कौन सी है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने पासपोर्ट को लेकर भी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन को और उलझा दिया। शुरुआत में उसने कहा मेरा पासपोर्ट थाईलैंड में खो गया था, लेकिन बाद में उसने बिल्कुल अलग ही बात कह दी। इस बार उसने दावा किया कि मेरा पासपोर्ट ना बेंगलुरु में एक व्यक्ति के पास रखा हुआ है, उसी के पास है अभी भी। अब जरा सोचिए, अगर पासपोर्ट थाईलैंड में खो गया था तो फिर बेंगलुरु में किसी के पास कैसे हो सकता है? और अगर पासपोर्ट बेंगलुरु में था तो फिर थाईलैंड में खोने वाली जो स्टोरी है वो उसने सुनाई क्यों? यही कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफिशियल्स के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग बन गए, क्योंकि किसी भी इंटरनेशनल ट्रैवलर को अपनी ट्रैवल हिस्ट्री और पासपोर्ट की लोकेशन सबसे अच्छी तरह से याद होती है। जॉर्डन ब्राउन का केस जितना वायरल हुआ है उतना रेयर नहीं है। देखिए, अब सारी परतें हम खोलते हैं। देखिए, असल में इंडिया नेपाल बॉर्डर पर बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के फॉरेन नेशनल्स के पकड़े जाने की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी है और इसी वजह से एसएसबी इस पूरे बॉर्डर पर लगातार हाई अलर्ट पर रहती है। मार्च 2026 में एनआईए ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरोन वैन डाइक और 6 यूक्रेनी नागरिकों को गिरफ्तार किया था। आपने ये खबर सुनी भी होगी। अब इसमें आरोप ये लगा हुआ है कि ये लोग म्यांमार के रास्ते मिजोरम बॉर्डर से भारत में घुसे थे। जांच एजेंसियों को शक है कि ये मर्सिनीरीज जो किराए के लड़ाके होते हैं, ये वो हैं, उनकी तरह काम कर रहे थे और इनका कनेक्शन इंडिया म्यांमार के आर्म्ड ग्रुप से था। इन पर ड्रोन ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देने के भी आरोप हैं। फिलहाल वैन डाइक तिहाड़ जेल में बंद है और अब एक अलग ही वजह से चर्चा में भी है। नवंबर 2024 में बिहार के जयनगर बॉर्डर पर एसएसबी की 48वीं बटालियन ने 2 अमेरिकन सिटीजन, एक मैरिड कपल को नेपाल में एंटर करने की कोशिश करते हुए पकड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास भी वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इतना ही नहीं, उनकी मदद करने वाले 2 भारतीय नागरिकों को भी अरेस्ट किया गया था। इसी तरह एक और केस में 57 साल के अमेरिकन सिटीजन क्रिस्टोफर जय च्यू को सीतामढ़ी बिहार में चेक पोस्ट पर रोका गया था। वो नेपाल जाने वाली एक बस में ट्रैवल कर रहे थे और वेरिफिकेशन के दौरान उन्हें इंटरसेप्ट किया गया। और हाल के समय में जब नेपाल में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था, तब बॉर्डर सिक्योरिटी और भी टाइट कर दी गई थी। उसी दौरान एसएसबी और स्टेट पुलिस ने बॉर्डर के अलग अलग हिस्सों से 89 से ज्यादा लोगों को पकड़ा था। इनमें नाइजीरिया, ब्राजील और बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से कुछ लोगों पर शक था कि नेपाल में प्रोटेस्ट के दौरान हुई अव्यवस्था का फायदा उठाकर वे वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में अब ये इन्वेस्टिगेशन सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं रही है। ऑफिशियल्स ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वो जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है या फिर किसी वजह से अपनी असली आइडेंटिटी छिपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इसके बाद जॉर्डन ब्राउन ने अपने बारे में कुछ ऐसे बड़े क्लेम्स किए जिन्होंने इस मिस्ट्री को और गहरा बना दिया। अब तक ऑफिशियल सिर्फ उसकी बदलती हुई स्टोरी से परेशान थे, लेकिन इसके बाद जॉर्डन ब्राउन ने अपने बारे में कुछ ऐसे बड़े क्लेम्स किए जिन्होंने पूरे केस को और भी मिस्टीरियस बना दिया। उसने दावा किया कि वो करीब 70 देशों की यात्रा कर चुका है। उसने ये भी कहा कि उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से पढ़ाई की है और सबसे बड़ा क्लेम, उसने कहा कि वो यूएस नेवी में करीब 6 साल तक सर्विस कर चुका है। अब अगर मान लिया जाए कि उसके ये क्लेम सही है तो फिर सवाल और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि जिसने 70 देशों की ट्रैवल की हो, जो इंटरनेशनल ट्रैवल रूल्स को अच्छी तरह से समझता हो और जिसने मिलिट्री जैसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस की हो, क्या वो पासपोर्ट और वीजा जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बिना किसी दूसरे देश में घूमेगा? और अगर नेपाल भाई को जाना ही था तो ऑफिशियल इमिग्रेशन चेक पोस्ट की बजाय इलीगल बॉर्डर रूट क्यों चुनेगा? यही सवाल अब इन्वेस्टिगेशन का सबसे अहम हिस्सा बन चुका था। हालांकि अभी तक इन क्लेम्स की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है, यानी ना यूनिवर्सिटी की तरफ से, ना यूएस नेवी की तरफ से और ना ही किसी दूसरी एजेंसी ने इन बातों की पुष्टि की है। इसलिए फिलहाल इन्हें सिर्फ उसके क्लेम्स ही माना जा रहा है। अब इसके बाद उसने नेपाल जाने की वजह भी बताई। उसने कहा कि नेपाल में उसका एक दोस्त रहता है जिसका नाम नाज है। दोनों की मुलाकात कुछ समय पहले गोवा में हुई थी और अब वो उसी से मिलने नेपाल जा रहा था। सुनने में ये स्टोरी बिल्कुल नॉर्मल लग सकती है, लेकिन प्रॉब्लम भाई फिर वही थी। कोई सपोर्टिंग एविडेंस नहीं है, ना उस दोस्त की डिटेल्स है, ना कोई कॉन्टैक्ट प्रूफ है और ना ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो इस क्लेम को वेरीफाई कर सके। यानी ऑफिशियल्स के सामने फिर वही सिचुएशंस थी
बहुत सारे क्लेम्स, लेकिन कंफर्मेशन किसी की भी नहीं थी। इसके बाद उसने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी एक और बड़ा दावा कर दिया। उसने कहा कि अक्टूबर 2024 में उसने उत्तराखंड की रहने वाली एक योगा इंस्ट्रक्टर से शादी भी की थी। उसके मुताबिक दोनों की पहली मुलाकात करीब 3 साल पहले इटली में हुई थी। बाद में दोनों कांटेक्ट में रहे और फिर शादी कर ली। अब यह स्टोरी में सुनने में फिल्म जैसी लगती है, लेकिन यहां भी वही प्रॉब्लम थी। अभी तक इस मैरिज क्लेम की कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अब इस एंगल की भी जांच कर रही है कि क्या वाकई उसकी शादी हुई थी, अगर हुई थी तो किससे हुई, और क्या उसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं या नहीं। यानी अब इन्वेस्टिगेशन सिर्फ बॉर्डर क्रॉसिंग तक ही लिमिटेड नहीं थी। ऑफिशियल्स उसकी आइडेंटिटी, उसका ट्रैवल हिस्ट्री, उसके पर्सनल कनेक्शंस और इंडिया में उसकी पूरी मूवमेंट को वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच सोशल मीडिया पर इस केस को लेकर तरह तरह की थ्योरीज फैलनी शुरू हो गई। किसी ने उसे CIA एजेंट बता दिया, किसी ने कहा कि वो स्पाई मिशन पर आया था, कुछ लोगों ने दावा किया कि वो इंडिया में सीक्रेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। लेकिन अभी तक इन दावों का कोई भी ऑफिशियल एविडेंस सामने नहीं आया है। ना यूपी पुलिस ने, ना SSP ने, ना किसी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने और ना ही किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने यह कहा है कि जॉर्डन ब्राउन कोई स्पाई था। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन सिर्फ कुछ बेसिक क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने पर फोकस कर रही है। सबसे पहला सवाल, आखिर उसकी असली आइडेंटिटी क्या है? क्या वो सच में अमेरिकन सिटीजन है या फिर उसने अपनी पहचान भी गलत बताई? दूसरा सवाल, अगर वो सच में अमेरिका से आया था, वो इंडिया में लीगल एंट्री कैसे लेकर आया? उसके पास पासपोर्ट क्यों नहीं था? वीजा कहां है? और एंट्री रिकॉर्ड्स कहां है? भाई कुछ तो एंट्री रिकॉर्ड्स इसने मेंटेन किए होंगे ना। तीसरा सवाल, अगर उसके डॉक्यूमेंट सच में खो गए थे तो उसने उनकी रिपोर्ट्स भी कभी ना कभी कहीं दर्ज कराई होगी। क्या उसने किसी एम्बेसी या लोकल पुलिस से कांटेक्ट किया या फिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था? भाई तो स्टोरी बना रहा है। और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा सवाल है, वो नेपाल आखिर जा ही क्यों रहा था? यही वजह है कि एजेंसीज अभी हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। जॉर्डन ब्राउन की अरेस्ट के बाद इंडियन अथॉरिटीज ने US एम्बेसी को भी इंफॉर्मेशन भेज दी है। यह कोई अनयूजुअल स्टेप नहीं होता है। जब भी किसी फॉरेन सिटीजन को किसी दूसरे देश में डिटेन या अरेस्ट किया जाता है तो उसके देश की एम्बेसी को इन्फॉर्म करना एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रोसेस होता है। इसके बाद एम्बेसी उस व्यक्ति की आइडेंटिटी वेरीफाई करती है, उसकी नेशनैलिटी कंफर्म करती है और जरूरत पड़ने पर उसे काउंसलर असिस्टेंस भी उपलब्ध कराती है। यानी इस समय US एम्बेसी भी यह कंफर्म करने की प्रोसेस में है कि क्या जॉर्डन ब्राउन वास्तव में अमेरिकन सिटीजन है भी या नहीं। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब इंडिया नेपाल बॉर्डर पर किसी फॉरेन नेशनल को बिना डॉक्यूमेंट्स के पकड़ा गया हो, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। पहले भी कई फॉरेन सिटीजन्स इस बॉर्डर पर डिटेन किए जा चुके हैं। इंडिया और नेपाल के बीच ओपन बॉर्डर होने की वजह से यहाँ रोज हजारों लोग आते जाते हैं। इसी वजह से सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार मॉनिटरिंग करती रहती है ताकि कोई इलीगल एंट्री या इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग ना कर सके। किसी भी इन्वेस्टिगेशन में फाइनल कंक्लूजन सिर्फ एविडेंस के आधार पर ही निकाला जाता है और इस केस में भी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। हो सकता है आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े कई नए फैक्ट सामने आए, लेकिन जब तक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती है, इस केस के बारे में यह कहना कि स्पाई केस है या कुछ है, कहना सही नहीं होगा और हमें कहना भी अभी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज कभी भी ऐसी बातें खुलकर सामने नहीं बताती हैं। हो सकता है कि थोड़े समय बाद फैक्ट्स निकलकर सामने आए, आपको हम बिल्कुल जैसे अभी आपको बताया आसान भाषा में समझाने की तब भी कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी इन डेप्थ वीडियोस बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।